हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश देसीफाई में। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो लोग ग्रास रूट लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। यह वीडियो उनके लिए भी है जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट पे तो कमांड बहुत अच्छी है, बट इंग्लिश उन्हें परेशान करती है। अगर किसी को बस ABCD भी आती है तो ट्रस्ट मी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको इंग्लिश सिखाने में कामयाब हो जाऊँ। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो ग्रामर, और ग्रामर में जो चीज़ सबसे पहले पढ़ाई जाती है वो होता है टेंस। टेंस पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है, और यही हमारा आज का टॉपिक है, बेसिक बिफोर टेंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि टेंस पढ़ने से पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, यदि हम हिंदी में या इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर हिंदी का एक सेंटेंस मैं लिखूं, राम पत्र लिखता है। ध्यान दीजिएगा, राम पत्र लिखता है। ये तो हो गया दोस्तों हिंदी का सेंटेंस। इसमें दोस्तों देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं या लिखते हैं तो कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ हम देखेंगे राम, एक तो राम कौन है? जो लिखने का काम कर रहा है। काम क्या हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। और लिखा क्या जा रहा है? लेटर लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। तो दोस्तों, जो काम करता है उसी को तो हम लोग कर्ता कहते हैं। तो अगर हम हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज है और लर्नर्स की कंफर्ट के लिए मेरा जो मीडियम होगा फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश ही होगा, सो दैट आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। अब पत्र क्या है? पत्र को हम कर्म बोलते हैं, क्योंकि यही तो किया जा रहा है। और लिखना क्या हो गया? वर्ब, जिसको कि हम क्रिया बोलते हैं। ध्यान देना दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले हिंदी के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो सबसे पहले चीज़ आई वो है कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। कर्ता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। कर्म को ऑब्जेक्ट बोलते हैं और क्रिया को वो बोलते हैं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं हूबहू इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, राम राइट्स अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है या राम पत्र लिखता है। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, ये राम जो यहाँ पे करने वाला था वो तो अपनी जगह पे बना हुआ है, लेकिन अब जो राइट्स है यानी लिखने का जो काम है, यानी जो वर्ब है, वर्ब यहाँ पे आ गई। और जो लेटर है जो कि ऑब्जेक्ट था हमारा सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में, वो यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश में बस यही स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। यहाँ आप देख रहे हैं पहले सब्जेक्ट आया, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया। और भी चीज़ें हो सकती हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। कहीं कहीं ऑब्जेक्ट ना हो करके या ऑब्जेक्ट के साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी आ सकते हैं। हम आगे सेंटेंस में बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। तो बस दोस्तों, हमें पूरी वीडियो के दौरान यही याद रखना है कि सबसे पहले जब भी इंग्लिश का कोई हम ट्रांसलेशन करते हैं या टेंस आगे पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, तो उसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी और फिर वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट की। यही ऑर्डर होता है और यही चीज़ें हमें जाननी है। टेंस पढ़ने से पहले हमें सब्जेक्ट के बारे में जानना है, वर्ब के बारे में जानना है, ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है और कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानना है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके शुरू कर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अगर सब्जेक्ट की डेफिनेशन बोलें या सिंपल शब्दों में समझें, सब्जेक्ट इज अ डूअर, यानी जो काम को करता है। और क्या सब्जेक्ट हो सकता है? सब्जेक्ट इज द वन हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। हिंदी में बोले तो सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस एग्जांपल के लिए लेते हैं। मैं बोलूं राम, पिछला ही सेंटेंस लेते हैं, राम पत्र लिखता है। इसमें डूअर कौन है?
पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से हम सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं। कहीं कहीं हमें सेंटेंस इस तरह से मिलेगा, मोहन इज 25 ईयर्स ओल्ड। मोहन 25 साल का है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट तो है मोहन, लेकिन यहाँ पे आपको वर्ब नहीं दिख रही है। ये होता है, ये बता रहा है कि मोहन 25 साल का है, यानी मोहन की स्टेट बता रहा है, या जिसको बोल सकते हैं आप अवस्था बता रहा है। यहाँ पर मोहन के बारे में बात की जा रही है, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट कितने तरह के सब्जेक्ट हो सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए सब्जेक्ट एक तो नाउन के फॉर्म में मिल सकता है हमें किसी भी सेंटेंस में, वो प्रोनाउन की तरह भी दिख सकता है, सब्जेक्ट जेरेंड की तरह भी दिख सकता है, और सब्जेक्ट इन्फिनेटिव की तरह भी दिख सकता है। अब इन्फिनेटिव जेरेंड क्या होता है हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। नाउन क्या होता है? नाउन किसी लिविंग नॉन लिविंग चीज़ों के नाम होता है, किसी प्लेस का नाम होता है, उसको नाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउन कहे जाते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। अगर हम जेरेंड की बात करें तो जेरेंड कुछ भी नहीं होता दोस्तों। वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है उसमें आईएनजी लगाकर उसको हम सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं, उसको जेरेंड बोलते हैं। उसी तरह से इन्फिनेटिव में पहले फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। यहाँ पर इन दोनों के साथ मान लो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गो के साथ मैं आईएनजी लगा दूँ और ये गोइंग हो जाए, और इसकी सेंटेंस में जो इसका यूज़ है वो एक सब्जेक्ट की तरह हो, तो इसको हम जिरंट सब्जेक्ट बोलेंगे। ये उसी तरह से इन्फिनेटिव का है, अगर टू गो से सेंटेंस शुरू होता है और सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो इन्फिनेटिव सब्जेक्ट कहलाता है। तो ये तो बात हो गई सब्जेक्ट की। आपने जान लिया सब्जेक्ट किस तरह के हो सकते हैं, नाउन के फॉर्म में हो सकते हैं, प्रोनाउन के फॉर्म में हो सकते हैं, जिरंट के फॉर्म में हो सकते हैं, इन्फिनेटिव के फॉर्म में हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नाउन के फॉर्म में कैसे हो सकते हैं और प्रोनाउन के फॉर्म में कैसे हो सकते हैं। एक एक करके एक एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। तो नाउन के फॉर्म में कैसे सब्जेक्ट आपको मिलेगा देखने को, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, मोहन प्लेज फुटबॉल। मोहन फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ पे दोस्तों मोहन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, ये यहाँ पे नाउन है, तो ये नाउन सब्जेक्ट हो गया जैसा कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरी अगर हम बात करें प्रोनाउन में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, हम बोल सकते हैं ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, नाम की जगह ही कोई व्यक्ति ही होगा, नाम की जगह ही का इस्तेमाल हुआ, तो ये हो गया प्रोनाउन सब्जेक्ट। अब तीसरा है जेरेंड। जेरेंड में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। दोस्तों यहाँ पर देखिए स्मोक एक वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगा दिया, स्मोकिंग हो गया, और इसका इस्तेमाल जैसे यहाँ पे ही का इस्तेमाल हो रहा था उसी तरह से यहाँ पे स्मोकिंग एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये एक वर्ब नहीं बल्कि जेरेंड सब्जेक्ट कहलाएगा। अब इन्फिनेटिव की बात करते हैं। टू टेल ट्रूथ इज इंपॉर्टेंट। सत्य बोलना महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों टेल तो एक वर्ब है, इसके आगे टू लगा दिया और सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो गया ये, तो ये यहाँ पे इन्फिनेटिव सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये तो हो गई सब्जेक्ट की बात। अब अगला जो आता है वो है वर्ब। अब हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे।
दोस्तों देखिए वर्ब किसी भी सेंटेंस में आपको वर्ब देखने को जब मिलेंगी तो दो तरह की वर्ब होंगी, उसी के बारे में हम जानेंगे। वर्ब, तो देखिए वर्ब दो तरह की होती है, एक तो होती है मेन वर्ब और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब किसको बोलते हैं देखते हैं। मेन वर्ब देखिए क्या होता है, एक तो हो गई मेन वर्ब और ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब की सहायता करती है, इसलिए इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। कैसे करती है हम आगे पढ़ेंगे। मेन वर्ब जैसे रन, प्ले, क्राई, वॉक एट्सेट्रा। जब कोई हम हिंदी का सेंटेंस बोलते हैं तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो कोई भी हिंदी में वर्ब होगी उसके लास्ट में ना लगा होता है, जैसे खेलना, सोना, दौड़ना, खाना, पीना। यही है वर्ब की पहचान अगर हम हिंदी में बात करते हैं। देखिए रन दौड़ना, प्ले खेलना, क्राई रोना, वॉक टहलना, इसी तरह से और भी बहुत सारी वर्ब हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं। हेल्पिंग वर्ब में दोस्तों दो तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है। एक तो होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसको हम लोग मोडल्स भी बोलते हैं, और दूसरी होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। आपको नाम इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक्स कवर कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको इन चीज़ों को बताना ज़रूरी है, सो दैट आपके दिमाग में एक सीक्वेंस रहे कि कौन सी चीज़ क्या होती है और कैसे यूज़ की जाती है सेंटेंसेस में। मॉडल्स में देखिए क्या होता है, मॉडल वर्ब्स इनको बोलते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज टू एट्सेट्रा। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, ये जो सारी वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब में मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती हैं। लेकिन जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये ऐसी वर्ब हैं जो कभी कभी तो हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं और कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी काम करती हैं, इसलिए इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। जैसे इनमें तीन तरह की वर्ब होती हैं, एक तो बी वाली वर्ब्स होती हैं और एक डू वाली वर्ब और एक हैव वाली वर्ब। अब वी वर्ब्स के अंदर कौन कौन सी वर्ब आती हैं देखते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बीन। डिफरेंट बी वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म है, आगे हम पढ़ेंगे जब वर्ब के फॉर्म्स तो आपको बताऊंगा। डू में कौन कौन सी वर्ब आती हैं, डू, डज, डिड, डन। उसी तरह से हैव के अंतर्गत कौन कौन सी वर्ब आती हैं, हैज़, हैव, हैड, हैड। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि वर्ब्स के टाइप्स क्या होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्ब के फॉर्म्स कितने होते हैं। तो दोस्तों वर्ब के कुल वैसे बेसिकली तो 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन चौथा और पांचवा फॉर्म भी मैं बताऊंगा कि वो क्या होता है। और वर्ब के कुछ फॉर्म्स आपको याद करने हैं सो दैट आगे जब भी हम टेंसेस की शुरुआत करें तो आपको सीखने में आसानी हो। कुछ भी रटना नहीं है, वर्ब के थोड़े बहुत जो ज़रूरी फॉर्म्स हैं जैसे खाना, पीना, दौड़ना एट्सेट्रा, इनको मेन वर्ब्स को याद रखना है और इन्हीं पे बेस सेंटेंस में आपको कराऊंगा सो दैट एक बार आप लैंग्वेज की पल्स को फील कर लें, उसके बाद आसानी से आप सीख सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को। तो दोस्तों फॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो 3 फॉर्म्स हैं बेसिकली, जिनको हम सिंपल से अपने कंफर्ट के लिए क्या बोल देते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। 2 और फॉर्म होते हैं जिनको आप फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, एक और फॉर्म है जिसको फिफ्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों। फर्स्ट फॉर्म देखिए, जिसको हम लोग कहीं आपने बुक्स में देखा होगा जब वर्ब के फॉर्म्स लिखे होते हैं तो इसको लिखते हैं प्रेजेंट फॉर्म।
सेकेंड फॉर्म को आपने पास्ट फॉर्म देखा होगा, और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। एक जो फोर्थ फॉर्म है ये कुछ नहीं है, वर्ब के ही फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं, तो ये आईएनजी फॉर्म को हम बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। और एक और फॉर्म होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा देते हैं, तो उसको पांचवा फॉर्म भी बोल सकते हो। यही 5 फॉर्म है। बेसिकली आपको 3 फॉर्म याद रखने हैं, बाकी फॉर्म्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि आईएनजी लगाते कैसे हैं और एस और ईएस लगाते कैसे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि वर्ब के किन किन तरह के ग्रुप्स बनते हैं। ये तो फॉर्म्स हो गए, पहले हमने टाइप पढ़ा, फॉर्म पढ़ा, अब हम ग्रुप्स की बात करते हैं कि किन किन तरह की वर्ब्स हमें देखने को मिल जाएंगे इंग्लिश में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप वर्ब के फॉर्म को जब आप लर्न करें तो अगर एक एक एग्जाम्पल भी आपने इन 5 ग्रुप्स का याद कर लिया है तो आपको मैक्सिमम वर्ब्स का एक आइडिया लग जाएगा कि उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होगा। तो देखिए ग्रुप 1 में कौन से वर्ब आते हैं। ग्रुप 1 में ऐसे वर्ब्स आते हैं जिनके की all 3 forms are different from each other, all 3 different forms। जैसे अगर मैं बात करूं go, went, gone। go मीन्स जाना, ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, ये इसका सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट। दूसरे ग्रुप में दोस्तों क्या होता है कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसा एग्जांपल से देखते हैं, जैसे मैं फर्स्ट फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं आस्क मीन्स पूछना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है आस्क्ड। देखिए इसमें ईडी लग जा रहा है, आस्क बन जा रहा है, और यहाँ पे भी आस्क्ड ईडी लग गया। अब देखिए सेकेंड और थर्ड फॉर्म ये दोनों सेम है, तो ये तो हो गया दूसरा ग्रुप। अब हम तीसरे ग्रुप की बात करते हैं, और भी ऐसी वर्ब्स हैं दोस्तों। तीसरे ग्रुप में ऐसी वर्ब आती हैं जिनके तीनों फॉर्म सेम रहते हैं, चाहे प्रेजेंट फॉर्म हो, चाहे पास्ट फॉर्म हो, चाहे प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो। जैसे कट मीन्स काटना, कट मीन्स काटना, कट मीन्स काटना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसी तरह से सट मीन्स बंद करना, सट, सट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तीनों फॉर्म एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये हो गए ऐसी वर्ब्स के ग्रुप्स जो कि तीनों फॉर्म एक तरह का दिखाते हैं। अब दोस्तों आपको कुछ एक वर्ब्स मिलेंगी जो कंफ्यूजिंग पेयर हैं, आपको थोड़ा सा उनको देखने में कंफ्यूजन होता है, इसलिए उनको बोलते हैं कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लिखूं अगर फाइंड, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है इसका फाउंड जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है फाउंड जो कि थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख दिया मैंने। इसी तरह से एक वर्ब है फाउंड फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में फाउंडेड, ईडी लग जाता है इसके साथ, थर्ड फॉर्म में भी फाउंडेड। अब दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर देखिए जो पहली वर्ब है उसका मतलब होता है टू फाइंड यानी पता लगाना, टू फाइंड यानी पता लगाना। जो दूसरी वर्ब है इसका मतलब है टू इस्टेब्लिश समथिंग, समथिंग। जैसे मैं बोलूँ मार्क जुकरबर्ग इस्टेब्लिश्ड फेसबुक, इस्टेब्लिश मीन्स स्थापना कर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो पहली वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म ले लें आप, वो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म बना हुआ है, इसलिए यहाँ होता है कन्फ्यूजन। और ऐसी वर्ब्स को, और भी वर्ब्स हैं, ऐसी वर्ब्स को हम लोग बोलते हैं कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स। दोस्तों एक और ग्रुप होता है वर्ब का। देखिए वर्ब लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रुप्स बताने से आपको लर्न करने में बहुत ईजी हो जाता है। एक पांचवा ग्रुप है जिसमें क्या होता है कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये वर्ब है, नाउन है या एडजेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं।
जैसे मैं एक वर्ब लूँ प्रैक्टिस, इसकी स्पेलिंग दो तरह से लिखी जाती है, आपको लिखी हुई मिल जाएगी। कहीं पे आपको सी लिखा मिलेगा और कहीं पे आपको ऐसी लिखा मिलेगा। प्रैक्टिस, इसका मतलब होता है अभ्यास, और इस प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। ये नाउन हो गया और ये वर्ब। देखने से दोनों एक जैसा लग रहा है, बट एक नाउन है और एक वर्ब है। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। एक वर्ब है लाइट, LIGHT, लाइट, लाइट। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, ये एक ऐसी वर्ब है जो नाउन भी है, वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। तो नाउन कैसे है? अगर इसका मतलब होता है लाइट मीन्स रोशनी, और इस लाइट का मतलब होता है हल्का, यानी जो भारी ना हो उसको बोलते हैं हल्का। और लास्ट वाला जो लाइट बचा, हम बोलते हैं ना कुछ जला दो, तो इसका मतलब होता है जलाना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने बोला हिंदी में जब आप किसी वर्ब को बोलते हैं तो लास्ट में ना आता है, यहाँ पे भी जलाना आया है। तो दोस्तों ये तो हो गया वर्ब। लाइट मीन्स हल्का, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है जो ये बता रहा है कि कोई भी चीज़ हल्की है या भारी है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। और ये है लाइट मीन्स रोशनी, ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रही है। तो देखा दोस्तों आपने, इसमें नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। तो देखा आपने, टोटल वर्ब के 5 ग्रुप्स होते हैं, और इस तरह की वर्ब मिलती हैं जो कभी नाउन की तरह इस्तेमाल होती हैं, कभी वर्ब की तरह और कभी एडजेक्टिव की तरह। कुछ एक वर्ब होती हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग होता है। कुछ वर्ब्स होती हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा। कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं जिनका सेकंड, फर्स्ट और थर्ड तीनों फॉर्म बिल्कुल एक जैसा है। तो ये हो गए वर्ब के ग्रुप्स। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वर्ब यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको वर्ब्स के कुछ फॉर्म्स याद करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आता है वर्ब के बाद हमें सेंटेंस में क्या मिला। हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था कि इंग्लिश सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट, यही स्ट्रक्चर था हमारा। हमने सब्जेक्ट के बारे में जान लिया, वर्ब हमने पढ़ लिया, टाइप्स क्या होते हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की अगर हम डिफिनेशन की बात करें दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जब भी किसी काम को करता है और जिस काम का इम्पैक्ट जिस चीज़ पे पड़ता है उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, अगर मैं एक सेंटेंस लूँ जैसा पहले लिया था, राम राइट्स अ लेटर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे राम है सब्जेक्ट, डूअर यही तो है, हमने पढ़ा कि जो काम को करता है वही तो सब्जेक्ट होता है। अब अ लेटर क्या कर रहा है? एक पत्र लिख रहा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि इम्पैक्ट लेटर पे पड़ रहा है और काम क्या हो रहा है? लिखने का। तो राइट्स तो वर्ब है ही। अब दोस्तों किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और इसके बिना भी सेंटेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक तीसरा टाइप भी है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे सेंटेंस देखा आपने, राम राइट्स अ पोएम। तो देखिए, डूअर कौन है? राम, ये तो हो गया सब्जेक्ट। राइट्स लिखना, ये तो हो गई वर्ब। अब काम क्या हो रहा है? राम क्या कर रहा है? एक पोएम लिख रहा है। तो जो ये वर्ड है ये हो गया ऑब्जेक्ट, और इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा कुछ नहीं है सेंटेंस में,
तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे। दोस्तों कुछ सेंटेंस में हमको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं और उस सेंटेंस में एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, मैं बोलूँ राम एक्सप्लेन्ड मी द क्वेश्चन। अब यहाँ पर राम तो सब्जेक्ट है, एक्सप्लेन्ड वर्ब है। अब यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही है, एक तो क्वेश्चन दिख रहा है, राम ने क्या किया, क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। जब हम क्या करके पूछते हैं तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ, ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये जो चीज़ है किसको एक्सप्लेन किया, जब हम किसको करके पूछते हैं तो जो आंसर निकल के आता है वो हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है और जिस चीज़ पे पड़ता है वही हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों कहीं कहीं आपने ग्रामर में जैसे किसी एग्जाम वगैरह में पूछ देता है, एक और ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ नहीं है, दिखता तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह ही है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, ही इज वेटिंग फॉर हर। अब इस सेंटेंस में देखिए दोस्तों, किसके लिए वेट कर रहा है, उसके लिए वेट कर रहा है। ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके आगे चूंकि प्रीपोजिशन लगा है तो बस इसी को हम बोल देते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये दोस्तों ऑब्जेक्ट की बात यहाँ पर ख़त्म होती है। दोस्तों कुछ एक सेंटेंस हमें मिलते हैं इंग्लिश में जिनकी स्ट्रक्चर में हमें ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में जान लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट का लिटरल मीनिंग ही होता है टू कंप्लीट, यानी जो पार्ट किसी भी सेंटेंस में कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी हो वही तो कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, सी इज ब्यूटीफुल, तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट तो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, यहाँ तो कोई एक्शन हो नहीं रहा है। जब एक्शन नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा जब एक्शन नहीं हो रहा होगा। तो जो ब्यूटीफुल है यही है कॉम्प्लीमेंट, बिना इसके सेंटेंस पूरा नहीं होगा, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और हिंदी में हम लोग सबको पता है कि पूरक भी बोलते हैं, पूरा करने वाला। तो इसके बिना सेंटेंस पूरा नहीं होता। उसी तरह से मैं अगर एक और सेंटेंस लूँ, दिल्ली इज अ गुड सिटी, तो यहाँ पे भी दोस्तों देखिए दिल्ली एक सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है। तो उसी तरह से ये गुड सिटी जो है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट में भी कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। अगर वो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको रटने जैसा कुछ भी नहीं है, बस आपको एक बार देख लेना है सो दैट ये चीज़ें कहीं आपको देखने को मिले और आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट रहे कि किसी भी सेंटेंस में इंग्लिश में स्ट्रक्चर में ये चीज़ें भी होनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि दिल्ली इज़ अ नाइस सिटी, दिल्ली इज अ नाइस सिटी, यहाँ पे सब्जेक्ट जो हमारा है दिल्ली है, और दिल्ली कैसा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये कॉम्प्लीमेंट में मिली हमें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला ही तो कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, तो इसी को बोल देते हैं हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब उसी तरह से एक सेंटेंस लूँ मैं जिसमें कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। जैसे ही थ्रू द बॉल हार्ड ऑन मी,
उसने मेरे ऊपर ज़ोर से बॉल फेंका। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो हो गया सब्जेक्ट, और उसने एक एक्शन किया बॉल फेंकने का। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्शन का फर्क किस पे पड़ रहा है, इम्पैक्ट बॉल पे। लेकिन बॉल कैसे फेंका, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, यानी हार्डली फेंका, ज़ोर से फेंका, तो यही हो जाता है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो आपको जाननी ज़रूरी थी, और टेंस शुरू करने से पहले इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको कुछ भी नहीं रटना है। और नेक्स्ट वीडियो को आप देखेंगे जहाँ पे मैं टेंस की शुरुआत करूँगा बिल्कुल बेसिक से, जीरो से। ये तो ओवरव्यू था, बेसिक्स बिफोर टेंस से हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।